Welcome to Physics Inside Out. Physics Inside Outlier experiment to determine the frequency of a tuning fork by sonometer. इस एक्सपेरिमेंट में हम एक ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी सोनोमीटर की मदद से फाइंड करेंगे। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेटर्स, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और फाइनली रिजल्ट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क यूजिंग ए सोनोमीटर प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस पे वर्क करता है। सोनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्ट्रेच स्ट्रिंग की वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी, टेंशन और लेंथ के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस एक्सपेरिमेंट में लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग सेगमेंट को इस तरह एडजस्ट किया जाता है ताकि वाइब्रेटिंग सेगमेंट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। जब वायर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करती हैं तो रेजोनेंस क्रिएट होती है और वायर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। रेजोनेंस कंडीशन में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग की इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क कैलकुलेट की जा सकती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। F इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T ओवर M। इस इक्वेशन में T टेंशन है, L लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग सेगमेंट ऑफ वायर है और M मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बाय सोनोमीटर फाइंड करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं ये उसकी लिस्ट है। इसमें क्या क्या शामिल है? एक सोनोमीटर, ए ट्यूनिंग फॉर्क, रबर पैड, 2 wedges ऑफ सेम साइज, half kilogram masses with hanger, a wire of suitable diameter and length, sensitive balance, a meter rod or measuring tape. Frequency of a tuning fork by sonometer फाइंड करने के लिए ये ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे। इस ऑपरेटर्स में ये सोनोमीटर है, ये स्लॉटेड वेट्स हैं, ये मेजरिंग टेप है, ये रबर पैड है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये 2 वेजेस हैं, ये वायर है, ये सेंसिटिव बैलेंस है। इस वुडन बॉक्स को सोनोमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर कर सकते हैं। इस वुडन बॉक्स में 2 होल्स हैं, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। इन होल्स का मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि इनके जरिए एयर इनसाइड द बॉक्स एयर आउटसाइड द बॉक्स के साथ इन कांटेक्ट रहती है। जब वायर वाइब्रेट करती है तो ये वाइब्रेशंस वुडन बॉक्स की अपर सरफेस तक पहुंचती हैं और इस तरह एयर आउटसाइड द बॉक्स भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है। ये वो ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। इसकी फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है। यहाँ पर हम ये सपोज कर लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी अननोन है। एक्सपेरिमेंट से हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, फिर इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के साथ कंपेयर कर लेंगे। मेजरिंग टेप की मदद से हम इस वायर की लेंथ मेजर करेंगे और सेंसिटिव बैलेंस से इस वायर का मास फाइंड आउट करेंगे। तो लीजिए हम इसका मास फाइंड करते हैं। सेंसिटिव बैलेंस को ऑन कर रहे हैं। अब वायर को इसके ऊपर प्लेस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसका मास आ रहा है 1.22 ग्राम और इस वायर की लेंथ है 145 सेंटीमीटर। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। Mass of wire M1 equal to 1.22 gram. Length of wire L equal to 145 centimeter. Mass per unit length of wire is M equal to M1 divided by L. M1 की ये वैल्यू यूज करेंगे, L की ये वैल्यू यूज करेंगे।
इस वायर का वन एंड यहाँ पर फिक्स करेंगे और सेकंड एंड को इस पुली से गुजार कर इस मास के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर आपने ये ध्यान में रखना है कि ये पैग और पुली इन लाइन होनी चाहिए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए हम ये 2500 ग्राम मैस यूज करेंगे। ये हर मैस 500 ग्राम का है और ये टोटल 5 मैसेज हैं, इसलिए टोटल मैस हो जाएगा 2500 ग्राम। वायर को हमने अटैच कर दिया है, उसका वन एंड यहाँ पे फिक्स कर दिया है, सेकंड एंड को पुली से गुजार के मैसेज के साथ अटैच कर दिया है। अब हम इन दोनों वेजेस को वायर के नीचे प्लेस करते हैं। वेजेस की हाइट इतनी होनी चाहिए ताकि ये वायर कंप्लीटली स्ट्रेच हो जाए। एक पेपर राइडर हमने दोनों वेजेस के दरमियान वायर के सेंटर पे प्लेस कर दिया है। रेजोनेटिंग लेंथ नोट करने के लिए ट्यूनिंग फार को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करेंगे और दोनों वेजेस के सेंटर में हम इसको रखेंगे और वेजेस की लेंथ को इस तरह एडजस्ट करेंगे ताकि राइडर फॉल कर जाए। जिस लेंथ पे राइडर फॉल कर जाएगा, दोनों वेजेस के सेंटर के दरमियान जो लेंथ होगी वही रेजोनेटिंग लेंथ होगी। ट्यूनिंग फार को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं और दोनों वेजेस के दरमियान वायर के करीब रख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि राइडर फॉल नहीं कर रहा। हम वेजेस की पोजीशन को चेंज करते हैं और वेजेस की पोजीशन को इस तरह एडजस्ट करना है ताकि राइडर फॉल कर जाए। वेजेस की पोजीशन को एडजस्ट कर रहे हैं हम और इस तरह एडजस्ट कर रहे हैं ताकि राइडर फॉल कर जाए। दोबारा ट्यूनिंग फार को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं और उसी पोजीशन पे रख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि राइडर वाइब्रेट कर रहा है और फॉल कर गया है। इसका मतलब ये है कि अब इस वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फार की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। अब दोनों वेजेस के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस नोट करते हैं, यही रेजोनेटिंग लेंथ है। फर्स्ट वेज की पोजीशन है 47.2 सेंटीमीटर, सेकंड वेज की पोजीशन है 63.9 सेंटीमीटर। तो ये रेजोनेटिंग लेंथ क्या होगी? 63.9 माइनस 47.2 दैट इज 16.7 सेंटीमीटर। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। टोटल मैस विद हैंगर, इसकी वैल्यू थी 2500 ग्राम। रेजोनेट लेंथ ऑफ द वायर आ रही थी 16.7 सेंटीमीटर। 500 ग्राम मैस डिक्रीज कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि टोटल मैस है 2000 ग्राम। ये 4 मैसेज हैं, हर मैस 500 ग्राम का है, इसलिए टोटल मैस है 2000 ग्राम। 500 ग्राम मैस डिक्रीज करने के बाद ट्यूनिंग फार को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करके दोनों वेजेस के दरमियान सेंटर में वायर के करीब रख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि राइडर फॉल नहीं कर रहा। दोनों वेजेस के दरमियान हम डिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं और डिस्टेंस इस तरह एडजस्ट करना है ताकि राइडर फॉल कर जाए। डिस्टेंस हम एडजस्ट कर रहे हैं। ट्यूनिंग फार को दोबारा रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक करके उसी पोजीशन में वापस रख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि राइडर वाइब्रेट कर रहा है और साथ ही फॉल कर गया है। दोनों वेजेस के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस नोट करते हैं। फर्स्ट वेज की पोजीशन है 47.9 सेंटीमीटर पे, सेकंड वेज की पोजीशन है 62.8 सेंटीमीटर पे। रेजोनेटिंग लेंथ किसके इक्वल होगी? 62.8 सेंटीमीटर माइनस 47.9 सेंटीमीटर इक्वल टू 14.9 सेंटीमीटर। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। टोटल मैस विद हैंगर की वैल्यू थी 2000 ग्राम। रेजोनेट लेंथ ऑफ द वायर आ रही थी 14.9 सेंटीमीटर। 500 ग्राम मैस डिक्रीज कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि टोटल मैस है 1500 ग्राम। ये 3 मैसेज हैं और हर मैस 500 ग्राम का है, इसलिए टोटल मैस है 1500 ग्राम। 500 ग्राम मैस डिक्रीज करने के बाद
ट्यूनिंग फार्क को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं और दोनों वेजेस के दरमियान वायर के करीब एडजस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि राइडर फॉल नहीं कर रहा। हम वेजेस की पोजीशन को एडजस्ट करते हैं और इस तरह एडजस्ट करना है ताकि राइडर फॉल कर जाए। अब राइडर फॉल कर गया है। दोनों वेजेस के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस नोट करते हैं। फर्स्ट वेज की पोजीशन है 48.5 सेंटीमीटर पे। सेकंड वेज की पोजीशन है 61.4 सेंटीमीटर पे। रेजोनेटिंग लेंथ किसके इक्वल होगी? 61.4 माइनस 48.5 दैट इज 12.9 सेंटीमीटर। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। टोटल मास विद हैंगर की वैल्यू थी 1500 ग्राम। रेजोनेट लेंथ आ रही थी 12.9 सेंटीमीटर। अब हम इंक्रीजिंग मास के केस में रीडिंग नोट कर रहे हैं। मास 1500 ग्राम ही है। हम इस वायर की रेजोनेटिंग लेंथ मेजर करते हैं। लेंथ मेजर करने के लिए ट्यूनिंग फार्क को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं और दोनों वेजेस के दरमियान एडजस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि राइडर वाइब्रेट करने के बाद फॉल कर गया है। ये रेजोनेटिंग लेंथ भी 12.9 ही है। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। इंक्रीजिंग मास के केस में 1500 ग्राम मास पे रेजोनेट लेंथ थी 12.9 सेंटीमीटर। 500 ग्राम मास इंक्रीज कर रहे हैं। अब टोटल मास है 2000 ग्राम। ये आप देख रहे हैं कि 4 मैसेज हैं। हर मैस 500 ग्राम का है, इसलिए टोटल मैस है 2000 ग्राम। 500 ग्राम मैस इंक्रीज करने के बाद ट्यूनिंग फार्क को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं और दोनों वेजेस के दरमियान फिक्स कर रहे हैं। अब वेजेस की पोजीशन को इस तरह एडजस्ट करना है ताकि राइडर फॉल कर जाए। आप देख रहे हैं कि राइडर फॉल कर गया है। दोनों वेजेस के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस नोट करते हैं। यही डिस्टेंस रेजोनेटिंग लेंथ है। की पोजीशन है 48 सेंटीमीटर पे। सेकंड वेज की पोजीशन है 62.9 सेंटीमीटर पे। तो रेजोनेटिंग लेंथ किसकी इक्वल होगी? 62.9 सेंटीमीटर माइनस 48 सेंटीमीटर दैट इज 14.9 सेंटीमीटर। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। इंक्रीजिंग मास के केस में 2000 ग्राम पे रेजोनेंस लेंथ की वैल्यू थी 14.9 सेंटीमीटर। 500 ग्राम मास इंक्रीज कर रहे हैं। ये टोटल मास है 2500 ग्राम। 500 ग्राम मास इंक्रीज करने के बाद ट्यूनिंग फार्क को रबर पैड के साथ जेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं और दोनों वेजेस के दरमियान वायर के करीब फिक्स कर रहे हैं। अब वेजेस की पोजीशन को इस तरह एडजस्ट करना है ताकि राइडर फॉल कर जाए। आप देख रहे हैं कि राइडर वाइब्रेट कर रहा है और फॉल कर गया है। दोनों वेजेस के सेंटर के दरमियान लेंथ नोट करते हैं। फर्स्ट वेज की पोजीशन है 47.6 सेंटीमीटर। सेकंड वेज की पोजीशन है 64.3 सेंटीमीटर पे। रेजोनेटिंग लेंथ किसकी इक्वल होगी? 64.3 सेंटीमीटर माइनस 47.6 सेंटीमीटर दैट इज 16.7 सेंटीमीटर। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। इंक्रीजिंग मास के केस में 2500 ग्राम पे रेजोनेंट लेंथ आ रही थी 16.7 सेंटीमीटर। टेंशन फाइंड आउट करेंगे। T इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाई 981। M की ये वैल्यू यूज करेंगे। इन दोनों वैल्यूज का मीन फाइंड आउट करेंगे और इस फार्मूले से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। इन तीनों वैल्यूज का मीन फाइंड करेंगे। यहाँ पे नोट करेंगे। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फार्क नोट करेंगे। उसके बाद परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे। ऑब्जर्वेशन में हमने नोट किया था कि मास ऑफ वायर M1 इक्वल टू 1.22 ग्राम, लेंथ ऑफ वायर L इक्वल टू 145 सेंटीमीटर, mass per unit length of wire M equal to M1 divided by L
M1 और L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आंसर आता है 8.413 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर। ऑब्जर्वेशन में हमने नोट किया था टोटल मैस विद हैंगर M 2500 ग्राम। टेंशन का फार्मूला है T = M मल्टीप्लाइड बाई 981। M की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 2500 ग्राम। रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ वायर हमने 2 दफा फाइंड आउट की, उसके बाद उसका मीन फाइंड आउट किया। इसका मीन आ रहा है 16.7 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क का फार्मूला है, इसमें L, T और M की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आंसर आता है 511.2 हर्ट्ज। इसी तरह सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए भी F की वैल्यू फाइंड आउट की। मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके 3 पे डिवाइड किया तो इनका मीन आ गया। एक्चुअल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, जिस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की है उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 512 हर्ट्ज। परसेंटेज एरर का फार्मूला है एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। इसमें एक्चुअल वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 512 हर्ट्ज माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 512.1 हर्ट्ज डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आंसर आता है 0.01%। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।